है कि बाजार अब थोड़ा सा बेफिक्र हो गया है। मतलब जो घबराहट सी दिख रही थी वो पिछले कुछ हफ्तों से घबराहट दूर होती दिख रही है। और जो भी चिंताएं थी, चाहे कच्चा तेल को लेकर के हो, रुपये डॉलर को लेकर के हो, वो चिंताएं भी थोड़ी सी अब कम पड़ी हैं। और रही बात ट्रंप की, ईरान और यूएस की, तो बीच बीच में वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन बाजार को भी लगता है कि अब ऐसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। अब ट्रंप को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं है। ये वजह कि हमले समले होते रहे हैं, लेकिन बाजार ठीक ठाक चल रहा है अभी। और जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते थे, वो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में भी पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी 1/4% मतलब 25%, 26% बढ़ गया है पैसा लगाया जाना। तो ये सारे संकेत बहुत ही सकारात्मक हैं। अब इन सकारात्मक संकेतों के बीच में रिजल्ट भी कंपनियों को आने शुरू हो गए। आईटी कंपनी के रिजल्ट आए, 1-2 आए, तो वो भी काफ़ी अच्छे सकारात्मक निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो ऐसे में आप क्या करें और आगे को लेकर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, और कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और CIO अरुण मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों का नाम देखा तो मैं यही सोच रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज हैं। तो एक एडवांटेज अनुराग जी को दिया जाए, चूँकि हमसे दूर अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो कम से कम इसका एडवांटेज उनको मिलना चाहिए। अनुराग सिंह साहब, क्या लग रहा है बाजार देख करके? वैसे तो कहा जाता है दूर से हर चीज़ें अच्छी दिखती हैं, ग्रीन दिख रहा होता है ग्रास, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? करेक्ट। नहीं लक्ष्मण जी, बिल्कुल माहौल में बदलाव हुआ है। और यूजुअली आई थिंक अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड भी देखें अमेरिका में, तो पिछले साल टैरिफ का हलचल थी फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में। टिपिकली अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था और सेकेंड क्वार्टर काफी खराब निकला, लेकिन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ काफी अच्छा निकला। ऐसे ही अब लगता है इस साल भी, अब ये जो युद्ध की हलचल है ये तो पीछे हो गई है तकरीबन। अब इसमें थोड़ा बहुत पटाखे फूटते रहेंगे, लेकिन यूजुअली द डील विल बी डन एंड ट्रम्प साहब ने अपना फोकस यहाँ से चेंज कर लिया है। एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग इलेक्शंस, जो मिड टर्म इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, कांग्रेस का पलटफेर होता है, फोकस वहां पर भी है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल दिखेगा। टैरिफ भी अब उस हलचल में नहीं दिख रहे हैं जो पिछले साल जो हलचल हुई थी। इन्फ्लेशन उसकी वजह से नीचे आएगा, तो एक सेंटिमेंट में सुधार है लक्ष्मण जी। एंड असाइड ये, अल्टीमेटली तो मार्केट्स अर्निंग पर चलते हैं, और S&P की अर्निंग्स बहुत जबरदस्त हैं। इस साल का प्रोजेक्शन है 24% हाइक ऑन S&P 500 अर्निंग्स वर्सेस लास्ट ईयर। सो दिस इज फिनोमिनल, राइट? सो इस हिसाब से आई थिंक मार्केट में जब तक अर्निंग्स आती है तब तक तो फिर सबको साथ देना ही पड़ता है, राइट? एंड दैट्स जस्टिफाइड। तो आई थिंक सेंटिमेंट में सुधार है, और एट द सेम टाइम ये जो AI का जो एक लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग इट्स अ मैनिया, इट्स अ बबल, यहाँ पर भी एक बैलेंस आ रहा है अल्टीमेटली कि किन कंपनीज को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा। इस पर भी एक एक अच्छा डिबेट चल चल पड़ा है, जिसमें कि जो कि ऑलवेज हेल्दी है रादर देन जस्ट अ वन वे रैली। तो वो हमने देखा कि पहले हाइपर स्केलर्स चले, मैग 7 चले पिछले 1-2 साल तक, और उसके बाद चिप स्टॉक्स चले विच इज माइक्रोन, एनवीडिया, और अब मेमोरी स्टॉक्स चले, और उसके बाद अब उनमें भी करेक्शन आ रहा है। तो ये हेल्दी करेक्शन भी मार्केट में होते रहना चाहिए। S&P आपने देखा 7500 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सेक्टर्स का फ्लेवर चेंज हो रहा है, प्लस रैली में ब्रॉडनिंग हो रही है। तो सभी अच्छे साइंस है लक्ष्मण जी। कोई ऐसा बहुत मेजर खतरे का अंदाजा नहीं है। लेकिन वही है कि अलर्ट हमेशा रहना होगा, बिकॉज मार्केट्स रीजनेबली मैं वैल्यूड है। वही कह रहा मैं वही कह रहा था, जब भी आप कह रहे खतरे का अंदाजा नहीं है, तो मेरे पता नहीं मेरे अंदर से निकल के आ रहा था कुछ न कुछ खतरा इनके मन में है, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आगे चल के बोलिएगा। थोड़ा सा अच्छे माहौल में अच्छे नोट के साथ शुरू करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि संकेत अच्छे हैं, तब तो अच्छे हैं। ये बहुत कम मौका होता है जब आप कहते हैं कि संकेत अच्छे हैं। सुनील सुवर्णन साहब, देखिए, अनुराग जी ने तो आई थिंक ज्यादातर US मार्केट के ऊपर बात की। उनसे आपने इंडिया मार्केट के ऊपर बात करने के लिए आमंत्रित नहीं किया, तो वो चुप रहे हैं। तो इंडियन मार्केट की ओर अगर देखें,
तो मैं मानता हूं कि एक चीज है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस थ्रू ऑयल इंडियन मार्केट अब्सॉर्ब कर चुका है। अब वो डर नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स में जो भी हो, हमारे लिए खाली वास्ता था क्रूड के दाम पर। और इस बार देखा आपने, इतने फायरिंग हुआ, 90 प्लेसेस पे उन्होंने अटैक किया, ये क्या काउंटर अटैक हुआ, तेल 72 से 78 गया, फिर उधर ही अटक गया है। ऐसा नहीं कि वो 90-100 के ऊपर जा रहा है। तो जैसे जब तक तेल ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है कि 100 के ऊपर जाने वाला, और वो आने की भी क्षमता नहीं है, क्योंकि देखिए जो वर्स्ट होना था होर्मुज का बंद होना, वो तो हो गया है। अब वापस वॉर भी शुरू होती है तो क्या कर सकते हैं, हॉर्मुज बंद रहेगा, राइट। तो मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट्स में ये अब्सॉर्ब कर दिया है कि अल्टीमेटली क्रूड इसी लेवल पे रहेगा, तो उसके कारण ज्यादा डरने की बात नहीं है। मगर जिस दिन वो होता है उस दिन एक पैनिक सेलिंग जरूर आती है, बट इमीडिएटली मार्केट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। वो नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज मैं कहूंगा कि आप मार्केट की अच्छी माहौल ना, उसके लिए कारण एक ही है, वो है डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। और ये खास करके मैं कहूंगा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। अगर आप नंबर देखें इस वॉर के खत्म होने के बाद, फिर वो वापस एक एंग्जाइटी शुरू होकर वापस उस सब थ्रू में जून 1 15 डेज को हटाएंगे, तो एफआईएस ने भी अपना सेलिंग कम कर दिया, बट स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में नहीं आए हैं। डीआईएस भी अपना जो एफआई जिस दिन ज्यादा बेचते हैं उस दिन थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन एफआई कम खरीदते हैं या नेगेटिव होते या पॉजिटिव होते हैं, उस दिन डीआईएस भी अपना बाइंग कम कराते हैं। तो वो टाइट्रेट कर रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जब एफआई बेचते हैं तब मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा इस अर्निंग सीजन के, ताकि मैं अपना अलोकेशन सही करूं, राइट। तो इस बात में मार्केट में आप देखें, पैनिक हो या फिर उछाल जो आता है, वो है, मैं उनका लिए एक टर्म मैंने कैच किया है, वो है निडी, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये लोग ही मार्केट चला रहे हैं। इसलिए आप देखें तो ब्रॉडर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये ज्यादा चल रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप और इवन मिड कैप्स। तो इस हिसाब से देखें तो ये आम जनता की बात होती है ना, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात। उन लोगों को जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जब तेल बहुत बढ़ा, उतना ज्यादा इंपैक्ट पब्लिक को आने नहीं दिया। हमारी जो प्राइस की इंक्रीज है वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इंपैक्ट ऑफ द क्रूड जब बढ़ा था, हमने उसे आम जनता के ऊपर ज्यादा आने नहीं दिया। तो इधर एक माहौल की हम एक डरावट की सिचुएशन में वो नहीं है। जिस दिन ऐसी खबर आती है उस दिन थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन होता है, मगर ये बाइंग जो है वो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। और इसके कारण क्या हो रहा है कि एफआई की वापसी भी लेट हो रही है। तो क्या होता है कि एफआई देखते कि कुछ हादसा हो, करेक्शन हो, तो मैं आके वैल्यू बाइंग करूंगा, मगर हमने वो अलाउ ही नहीं किया है। मार्केट इतना गिरा ही नहीं कि उनके लिए इंडिया एक वैल्यू मार्केट बने। तो इंडिया का मैं मानता हूं कि बीटा अभी बहुत कम हो गया है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम प्रॉब्ली वन ऑफ द लीस्ट बीटा मार्केट है। तो एफआईएस के लिए एक सेफ्टी जोन में इंडिया है। इसलिए वो देखे कि कभी कभी निबल करते हैं, कुछ खरीद के कुछ करते हैं, बट बिकवाली या खरीदारी बहुत स्ट्रांगली इधर तरफ नहीं करते हैं। और माहौल ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि दो चीज सामने है, अर्निंग सीजन की प्ले आउट और मॉनसून का प्ले आउट। ये दो एक नियर टर्म में थोड़ी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। वैसे मैं देख रहा हूं कि मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी हो जियोपॉलिटिकली, वो अभी मार्केट एक तरह से प्राइस में अकोमोडेट कर लिया है। बिल्कुल, जो भी कुछ हो उसको प्राइस में अकोमोडेट कर लिया है। लेकिन अरुण मल्होत्रा साहब, ये अर्निंग सीजन की जो बात कर रहे हैं सुनील सर, वो मार्केट उसको कैसे देख रहा है? बहुत मतलब जितना बुरा सोचना था मार्केट पहले ही सोच लिया था कि कच्चे तेल का असर दिखेगा, अल नीनो का फैक्टर इन कर लिया था। अब अच्छा हो तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा, बुरा है तो मार्केट बहुत चिंतित नहीं होगा, क्यों कि नहीं, ऐसा नहीं है? लक्ष्मण जी, मेरा मानना यह है कि नरेटिव अब मार्केट का चेंज हो चुका है, और जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क था वो काफी ज्यादा मेलो डाउन हो चुका है। तो और ऑयल के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अर्निंग्स डिफरेंट चीज है। अर्निंग्स आपकी इंपैक्ट होंगी क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ा था, सप्लाई डिसरप्शन कहीं ना कहीं कंपनीज का हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर चलते चलते थोड़ा लिमिटेड इंपैक्ट, बट सेकंड क्वार्टर में इंपैक्ट आएगा। सो मार्केट, बट यहां से आप देखिए तो 15-18 महीने में इंडिया मार्केट डाउन ही रही है, पहले टैरिफ की वजह से, पहले किसी और रीजन की वजह से। तो अब वो कंसोलिडेट हो चुकी है, और यहां से अगर ज्यादा जो नतीजे खराब नहीं आते हैं तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगी एक रेंज में। और फिर इन एंटिसिपेशन जैसे जैसे ये मेलो डाउन होता जाएगा, इसका इंपैक्ट कम होता जाएगा,
और जैसे अनुराग जी ने कहा कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, तो उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो हर एक की मार्केट की एक्सपेक्टेशन निवेशक की ये हो जाएगी कि दिसंबर से लेके आगे के जो क्वार्टर्स होंगे उनके जो नतीजे होंगे वो काफी अच्छे आएंगे, तो मार्केट एक बार 2-3 महीने कंसोलिडेट होके आगे आपको आगे की चलने के लिए आपको राह दिखाता रहेगा। और दूसरी चीज मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, नतीजे जरूर इंपैक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, बट मार्केट अब यहां से नीचे जाने का संकोच ज्यादा स्कोप नहीं है। वर्स्ट इज ओवर विच वी सॉ इन मार्च, अब वो प्राइसेस नहीं आएंगे। तीसरा फैक्टर एक कहना चाहूंगा, काफी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में, अगर आप देखें 24 में जब हमारा यूफोरिया था, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अब यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं अभी या अगले 6 महीने में, तो आपको वॉल्यूम का इंक्रीज दिख जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स में बेक हो जाएगा और मार्केट उसको इनकॉर्पोरेट करके आगे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये हमारा समेशन। बहुत राहत। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अपनी बात को रखा है और हर कोई उम्मीद यही करे, अनुमान भले जो लगा लीजिए लेकिन उम्मीद हर कोई यही करेगा। हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि पाइपर सरिका के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर भी हैं। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुने हमारे बाकी पैनलिस्ट की राय, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी मौजूदा चाल को, बाजार को? थोड़ा सा निश्चिंत होता दिख रहा है अब ये? देखिए, मार्केट लक्ष्मण जी क्लियरली पोलराइज हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। एक है जहां पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, अब हम उनको छोटे इन्वेस्टर करें, बड़े इन्वेस्टर करें, जो भी कहें, पर पैसा वही बना रहे हैं और वो फोकस कर रहे हैं हाई क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स पे, जहां पे ग्रोथ विजिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस अगर मैं ग्रोथ को बिल्ड करूं तो बहुत महंगी है। मैं ये कहूंगा कि कुछ जो लार्ज कैप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो बल्कि बहुत महंगे हैं अभी भी करेक्शन के बाद। पर जो इंडिया की स्मॉल कंपनीज है, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिन्होंने बहुत कैपेक्स किया है, R&D पे फोकस किया है और अब फाइनली उसका रिजल्ट देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ में और प्रॉफिटेबिलिटी में, ये कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं बोथ अर्निंग्स गाइडेंस पे और अपने स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। तो आई थिंक अर्निंग्स गाइडेंस पे और अपने स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे, तो आई थिंक मार्केट का फोकस, इन्वेस्टर्स का फोकस, एफपीआईज का भी फोकस क्लियरली इस सेगमेंट में है। और जो दूसरी तरफ जो लो ग्रोथ लार्ज कैप्स हैं, जिसपे लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, वो स्ट्रगल कर रहा है और करता रहेगा। तो आई थिंक इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो ऑन ग्राउंड फंड मैनेजर्स जो कंपनीज के साथ एंगेज करते हैं, सेक्टर्स ढूंढते हैं, सेक्टर्स में लीडिंग कंपनीज ढूंढते हैं, उनको रिवॉर्ड करेगा। जो बाहर से देख के सिर्फ सेक्टोरल लेवल पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, बहुत ही यंग मार्केट है, थोड़ा शैलो मार्केट भी है, तो अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटीज जो है, उसके लिए आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा कि क्या नए सेक्टर्स एमर्ज हो रहे हैं और उन सेक्टर्स में कौन सी नई कंपनीज हैं जो लीडरशिप ले रही हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4-5 साल में रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स का यहाँ से बनेगा, ना कि लार्ज कैप्स का, जो मुझे लगता है कि अपने लो ग्रोथ की वजह से अगले 2 साल तक और महंगे ही लगेंगे। तो ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा यहाँ पे, इस पे मैं आऊँगा आगे चल कर के, लेकिन अभी पिछले सवाल के जवाब में सुनील सुवर्णम साहब ने एफआईज की बात की। एफआईज अब यहाँ पे मौके तलाश रहा है, हम लोग मौके दे नहीं रहे हैं। अनुराग सिंह साहब, अब एफआईज निकलने का बहाना अब नहीं ढूंढ रहे हैं, आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, माना जाए? नहीं, अभी तो थोड़ा जल्दी होगा कहना ऐसा, बिकॉज कोई 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 उतना देखिए, एफआईआईज का जो आउटलुक होता है वो, जैसे अभी जी ने अभी ठीक कहा कि इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ग्राउंड लेवल रिसर्च पे और नई उभरती कंपनीज में है, और मे बी मिड और स्मॉल में ज्यादा है। लेकिन लार्ज कैप थोड़ा स्टैग्नेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कम दिख रही है। क्योंकि लार्ज कैप में क्या है, बेसिकली आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज हैं और एफएमसीजी है, और उसके अलावा रिलायंस है। तो बेसिकली ये सब मिला के, कुल मिला के, ये आपका 70-80% जब मार्केट हो जाता है और ये जब रुका रहेगा, तो फिर लार्ज कैप में ग्रोथ दिखेगी नहीं। बाकी कुछ पीएसयूज वगैरह हैं और कुछ इंफ्रा कंपनीज हैं। तो अल्टीमेटली एफआई का रुझान जो है वो निफ्टी ड्रिवन होता है। एज लॉन्ग एज निफ्टी एक्सपेंसिव दिखता है और ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है, तो वो नहीं आ रहे हैं उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मण जी, काफी सारा खेल प्राइवेट मार्केट में भी शिफ्ट हो चुका है।
तो वो अनलिस्टेड कंपनीज में जो पैसा आ रहा है वो भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। अब तो मोदी साहब ने अपील की देश से, तो सब लोग समझते हैं कि करेंसी का क्राइसिस आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाहिए होता है, वो किसी भी तौर पे आ जाए, या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाए या फिर वो एफआई मनी इनटू प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आ जाए, तो वो हो रहा है। अल्टीमेटली वो घूम फिर के मार्केट में लिस्टिंग करते हैं और फिर पैसा निकाल के भी ले जाते हैं, तो वो साइकिल चलते रहना चाहिए। तो मे बी लिस्टेड स्पेस में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी भी अगेन जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट एक्सपेंसिव ही है। सुनील जी ने भी कहा कि उतना वैल्यू जोन में नहीं आया है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज ही स्ट्रांग है। तो एक टाइम पे एक ही सेगमेंट स्ट्रांग रह सकता है ना, सभी कूद पड़ेंगे तो फिर तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो वो बेहतर है, राइट। तो ये थोड़ा ग्रीड एंड फियर, देखिए हमें हमेशा मन करता है कि हम जो स्टॉक को खरीद रहे हैं उसको सारी दुनिया खरीदने के लिए भागे, अरे राइट। लेकिन ऐसा ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, और कंट्री लेवल पे तो बहुत ही जरूरी है नहीं, कि ऐसा एक सेगमेंट ऐसा कई अगर, बार नहीं हाँ, होता है, ऐसा हाँ, कई बार नहीं होता और है एक कि सेगमेंट स्टॉक एक को बार, खरीद रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं कहूंगा कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर फियरफुल हो जाएगा ना कि ये तो खतरा है, मार्केट में पैसे नहीं मिल रहे, तब शायद ज्यादा फ्लो आया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ये कॉन्ट्रा चलता है, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। एंड आई थिंक इट इज वेरी फेयर टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी आई थिंक वी शुड वेट, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि पैसा बनाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब ये बिल्कुल सेक्युलर एक तरह का जमाना नहीं है, कहीं प्राइवेट मार्केट है, लिस्टिंग्स भी हो रही हैं, लिस्टिंग्स भी आप लोगों ने देखा कि नई आईपीओज आते हैं, कैसे फिर रिटर्न्स वो उनके चले जाते हैं, लॉसेस होते हैं उसमें, राइट। तो आई थिंक केयरफुल रहने की जरूरत है, एकदम कोई वन वे फ्लो नहीं है, लक्ष्मण जी। वन वे फ्लो नहीं है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपको लगता है कि हम लोग अभी जिस तरीके से डीआई के भरोसे चले जा रहे हैं, चूंकि अभी कहा अनुराग जी ने कि एक बार में तो एक ही चीज़ चलेगा ना, हर कोई चलना शुरू कर देगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अभी चल रहा है, अभी डीआई के भरोसे तो चलने दिया जाए, एफआईज का बहुत इंतजार ना किया जाए। नहीं, हम इंतजार हम जो करें या ना करें हमारे हाथ में नहीं है। तो रियलिटी वही है, दिख रहा है आपको। तो क्या है क्लियर है। और डीआई की भी बात करें ना, कि एक लिमिटेड है फ्लोज उनके पास। देखिए, जब मार्च में करेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल में 1.25 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा था मार्च में, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ खरीदा था। तो जो है हाथ में पैसा, उसको बल्क में उन्होंने मार्च में लगा दिया। उसके बाद 50-60 हजार हर महीने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डीआई का सपोर्ट सेक्टर रोटेशन के अलावा नहीं आ सकता है। यानी अभी देखिए, बैंक्स के अंदर ही देखिए, एक साल में पीएसयू बैंक्स का रिटर्न अच्छा था, प्राइवेट बैंक्स फ्लैट थे। 3 महीने में देखिए पलट गया है, अभी प्राइवेट बैंक भारी है और पीएसयू बैंक्स नेगेटिव में है। तो सेक्टर रोटेशन बीआईएस के लिए क्या है कि पैसा अनलिमिटेड नहीं है। इस महीने के आंकड़े भी देखे हमने, पिछले महीने 22,000 करोड़ से अभी 28,000 करोड़ हुआ है। बहुत ज्यादा है, अच्छा है, 25% ज्यादा है। मगर 28,000 करोड़ एडिशनल पैसे से कितने हद तक वो इंक्रीमेंटली मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, यह लिमिटेड है। तो मेरा मानना है कि मार्केट का अपसाइड ना बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और अब कुछ अच्छा सेक्टर दिख रहा है, तो उसको सेक्टर रोटेशन में किसी और सेक्टर को बेच करी। इसलिए आप देखिए, जब पैनिक लगता है मार्केट में, तो डिफेंस, पीएसयू बैंक, ऐसे जिसका रैली ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, उसमें करेक्शन आता है क्योंकि प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मेरा मानना है कि इट्स मोर देन डीआईआईज, इट इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आपको रिटेल है, एचएनआई है, प्रोप्राइटरी बुक्स है, पीएमएस है। पीएमएस के सब जो इंप्लीमेंट होते हैं वो थ्रू इंडिविजुअल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट थ्रू होते हैं ना। तो ये फैमिली ऑफिस है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और करेक्शन आते ही जाके जब के खरीदते हैं, मगर पैनिक भी उसी हिसाब से करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये डीआईआई स्मार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एफआई की तरह वैल्यूएशन को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, पी ग्रोथ को देखते हैं और सेक्टर एलोकेशन करते हैं, राइट। मगर वो मैच टू एफआई ही चलेगा। उनके पास इतना बल नहीं है कि वो मार्केट को उठा सके बहुत दूर। वो मार्केट को उठाना, जैसे लार्ज कैप का मार्केट एफआई के हाथ में है, मगर ब्रॉडर मार्केट को भी मैं मानता हूं कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट जो है, उनका ही बड़ा भारी है। आजकल देखो, आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, हर दिन का लगता है, कर आज भी देखिए 2000 स्टॉक ऊपर। अब म्यूचुअल फंड 500 स्टॉक से ज्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता है मार्केट के अंदर, राइट।
तो 500 से 3000 करोड़ 3000 स्टॉक कौन खरीद रहा है? ये आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर खरीद रहे हैं, और उन्होंने ही इस मार्केट को भी सपोर्ट करके रखा है। खाली एक डर है मुझे कि डीआईएस समझते हैं कि ये क्वार्टर का नंबर अच्छा नहीं होगा और गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर क्या ये पार्टिसिपेंट्स उस नंबर के नेगेटिव को देखकर डरेंगे कि नहीं, ये देखना होगा अर्निंग सीजन में कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब नंबर्स खराब आएगी, बिकॉज क्यू तभी ऑयल रिलेटेड सेक्टर का नंबर खराब आएगी, ये तो सबको पता है। मगर उसमें डीआईएस का ओके होगा बिकॉज कंसेंसस में उन्हें ऑलरेडी गिरा दिया एक्सपेक्टेशन को, और उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। बट क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स उतना देख पाएंगे? वो तो मोमेंटम बेस पे चलते हैं, तो एक ट्रिगर हो गया सेलिंग का तो वो सब आके बेच रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में उनका बिहेवियर। तो इनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए अभय अग्रवाल साहब, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बात ये कर रहे हैं सुनील सर कि जब रिजल्ट आएगा तो नंबर ख़राब आएंगे तो सेंटिमेंट में वो कहीं बेचना शुरू ना कर दें, तो उनके लिए आप लोगों की नसीहत क्या रहती है? क्योंकि सिर्फ नंबर की ही बात नहीं है, अल नीनो को भी लोग बड़ा टेंशन के तौर पर देख रहे थे। तो जहां जून में ये 40% तक रेन डेफिसिट था, वो इस महीने के शुरू को 2-4 दिन के बारिश में घट करके रेन डेफिसिट 10% 15% में पहुंच चुका है। वो भी खतरा अब टल रहा है। देखिए, जैसे सुनील जी ने कहा 2000 स्टॉक्स जो उन्होंने कही अप डाउन, मतलब आज ऊपर थे उनके, उन्होंने जो डेटा शेयर किया। अब मेरी कैपेसिटी 100 स्टॉक से ज़्यादा कवर करने की नहीं है, तो मैं उस यूनिवर्स की बात कर सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं भी अगर एक एक इन्वेस्टर की तरह देखूँ, तो मैं कहूँगा कि जो मुझे आता है उसी पे मैं फोकस करूँ और उसी को मैं ज़्यादा से अच्छा करने की कोशिश करूँ, उसी में अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढूँ। और ये जो अनप्रेडिक्टेबल रिस्क्स हैं, जो रिस्क वो तो हमेशा रहेंगे, जिसको हम कहते हैं नोन अननोन्स, की हमको मालूम है कि हमको क्या नहीं मालूम है, लक्ष्मण जी। दूसरा है अननोन अननोन, की हमको ये भी नहीं मालूम कि हमको क्या नहीं मालूम है। तो ये रिस्क तो हमेशा ही मार्केट में रहेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में रहेंगे। कभी कहीं लड़ाई होगी, कहीं कुछ होगा, पॉलिटिकल रिस्क है, हर तरह के रिस्क है, वेदर रिस्क है। पर फिर भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक निफ्टी की चाल को देख के कि एफपीआई का पैसा आया कि नहीं, कि डीआईआई का आया कि नहीं, अब वो पैसा तो पैसा है ना, अब वो कोई अलग तो नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कभी डीआईआई का आएगा, कभी एफपीआई का आएगा, पर जो भी है, जो मेरा ये मानना है कि जो रिटर्न्स हैं वो बनती हैं इन्वेस्टर्स की जब वो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उस ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए उस सेक्टर की। आई थिंक उस पे ज्यादा फोकस करें कि कहाँ हैं ऐसे 10-20 स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं, जिसको मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि हाँ, ये 15-20% ग्रो करेंगे, 20-30-25% ग्रो करेंगे अगले 5 साल तक, तो मेरा पैसा 20%, 22%, 25% की मुझे रिटर्न मिलेगी अगले साल, दर साल, 5 साल तक। आई थिंक वो उतना करें बस बहुत है, और उसके लिए लक्ष्मण जी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, कोई कमी इसी नहीं में है। थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सके, थोड़ा सा आप इसको गाइड कर सके, यही सवाल मैं बाकी तीनों मेहमानों के पास भी जाऊंगा, क्योंकि दूसरी बार आप ये कह रहे हैं और आपकी इस बात को आगे चलकर अनुराग सिंह साहब ने भी सपोर्ट किया था कि अब पहले जो ऐतिहासिक विरासत वाले जो कंपनियां थी जो पहले चलती आ रही वही बढ़ेंगी फिर इस बार भी, वो ज़रूरी नहीं है। नए सेगमेंट में नई कंपनियां, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर थोड़ा सा दर्शकों को आप साझा कर सकें कि आपने कुछ ऐसे सेगमेंट को फाइंड आउट करके रखा है, कुछ जहां आपको पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। जी देखिए, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट डेकेडल अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, इनोवेशन ड्रिवन फार्मा कंपनीज को बैक करने की, और ये अच्छा प्ले आउट ऑलरेडी हो रहा है। और 3 साल से फार्मा हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट है, और वो इसलिए है लक्ष्मण जी कि एक समय था जब हमारी बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज थी, वो जेनरिक्स को फोकस थी कि जेनरिक्स में शॉर्ट टर्म में 6 महीने 1 साल में हम एक प्रोडक्ट जो ऑफ पेटेंट गया है उसमें एंट्री करके पैसा बना ले। वो अब अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? हमारी देश में यंग कंपनीज हैं जो पिछले 4-5 साल में कैपेक्स किया है, आर&डी करा है, और अब ग्लोबल लेवल के कॉम्पिटेंट प्लेयर्स बन गए हैं। और मैं लार्ज कैप फार्मा की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं स्मॉल और मिड कैप की। काफी नाम जो अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। सीडीएमओ उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। सीडीएमओ के अलावा कंपनीज हैं जो
कॉम्प्लेक्स थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में जैसे ऑन्कोलॉजी है, उसमें अपने फॉर्मुलेशंस बना के यूरोप में रजिस्टर करके, यूएस में रजिस्टर करके एमएनसीज कंपनीज के सामने compete कर रहे हैं। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉलर मिड कैप फार्मा में। दूसरा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और जो ईएमएस कंपनीज ने जिन्होंने स्टार्ट किया ये और अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सीजी पावर ने पहली बार इंडिया से पैकेज सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया ताइवान को। आज तक नहीं हुआ, पर ये होगा क्योंकि इंडिया में 8 ओसैट प्लांट है अभी सीजी पावर की तरह। तो सेमीकंडक्टर्स में, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा फिर आप देखें ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा जो स्केल है, कंपनीज का जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, मैं एंसिलरीज की बात नहीं कर रहा हूं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, वो सारे के सारे इस समय ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लार्ज ओईएम्स को, लार्ज कंपनीज को। तो आई थिंक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट, जहां पे एक बड़ा मैक्रो सपोर्ट भी है, सरकार का भी सपोर्ट है, ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल कस्टमर्स का सपोर्ट है, हमारा फॉरेन करेंसी का रुपी डेप्रिसिएशन हुआ उसका पूरी हेल्प है। आई थिंक ये एक हमारे सामने बनी बनाई अपॉर्चुनिटीज हैं लक्ष्मण जी, फ्रैंकली। तो ये एक है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपने बिल्कुल नए सेगमेंट को पकड़ा है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम लोग देख भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पे हो रही है। गवर्नमेंट भी इक्विपमेंट जो रॉ मटेरियल्स है उसके इंपोर्ट को सस्ता करे ताकि यहाँ पे सारा कुछ बनता दिखे। अरुण मल्होत्रा साहब, ऐसा कोई सेगमेंट आपकी नज़र में? हाँ जी, दो चीजें मैं पहले नहीं है। दो चीजें पहले कहना चाहूंगा। एक तो एफआईआई की बात करी, अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखें तो उनकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पैक्ट है, वो कम होती जा रही है मार्केट्स में, जबकि फिगर उनकी होती है, बट डोमेस्टिक उनको काफी अच्छे तरीके से मैच कर देते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया का मैक्रो अब काफी हद तक ठीक हो गया है। मैक्रो में आपकी सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है करेंसी। वो करेंसी मुझे लगता है क्रूड को सेटल डाउन होते हुए, जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हुए कहीं ना कहीं अब सेटल हो गई है। मे बी यहां से अप्रिशिएट करे इंडिया 1-2 रुपए, मे बी 92, 93 कहीं सेटल हुए। तो जैसे ही करेंसी स्टेबलाइज होगी, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैक्रो इतना इंडिया का स्ट्रांग है, 6.5%, 6.25% का ग्रोथ कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पॉलिटिक्स स्टेबल है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है ये एफआईआई जो इतने टाइम से एक्सोडस चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको वापस इंडिया में एंट्री दिखती नजर आएगी नेक्स्ट 6 महीने में। दूसरा, बाकी आपने कहा सेक्टर्स में, आई थिंक मुझे लगता है कि यहां से मार्केट्स बहुत अच्छी रहेंगी, निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो जो भी कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, एक वो काफी अच्छा करेंगे आगे चलते हुए। दूसरा, इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनीज, हम हमेशा मतलब हमेशा हमारी फेवरेट रही हैं, वो एक अच्छा करेंगी। और एक फाइनेंशियल्स तो एक ऐसा सेक्टर है ही है, जो अगर आपने इस महीने के जो सबने अपडेट्स दिए हैं बैंकिंग और एनबीएफसीज ने, अगर आप देखें तो सबके में क्रेडिट ग्रोथ है, मार्जिन स्टेबल हैं। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क होता है एनपीएस का, जो मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल मुझे कहीं नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है ये 2-3 सेक्टर, और एक सिक्लिकल्स में भी आप मेटल्स ले लें या कोई ले लें, आई थिंक मुझे लगता है वहां पर भी प्ले होएगा ही होएगा। अनुराग सिंह सर, इन सब के अलावा कुछ बचा आपके जहन में? नहीं, सेक्टर तो सब कवर हो गए, लेकिन एक देखिए जो मैं बोल रहा था कि एसआईपी पे सीरीज दर सीरीज एक मेरी सीरीज चल रही है, उस पे इस हफ्ते का फ्लेवर है स्मॉल एंड मिड कैप्स। और मिड कैप्स और स्मॉल की कहानी इंडिया में ये है कि देखिए, वो कैटेगराइजेशन जब से हुआ है सेबी का कि टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप हैं और नेक्स्ट 150 मिड कैप हैं और अगले 250 जो हैं वो स्मॉल कैप है। ये 500 का रफली ये ब्रेकअप है। और जो फंड अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में ही पैसा जाएगा, तकरीबन 70-80%। तो वो एक गाइडेंस ब्रॉडली दे रखी है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि पिछले आपको कि 22, 23, 24 में स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न ज्यादा आए, 30% की कैगर बने, तो ज्यादा पैसा उधर ही फ्लो कर रहा है। और अब वो उधर ही फ्लो कर रहा है तो वही खरीदने पड़ रहा है फंड्स को, और वही मार्केट को एक्सपेंसिव बना रहा है। तो ये भी जानना जरूरी है कि वाइल लार्ज कैप निफ्टी हिस्टोरिकली इज एट अ वेरी फेयर वैल्यूएशन राइट नाउ, बहुत अच्छे। अब देखिए,
आईटी पे क्या कॉन्ट्रा ट्रेड हुआ, देखिए सबसे पहले यहीं पर आपने सुना मुझसे और अब तो काफी काफी लोगों ने और काफी फंड मैनेजर्स ने भी थोड़ा फ्लेवर अपना बदला है। मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम भी इतने नेगेटिव नहीं थे, आईटी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। उधर प्राइवेट बैंक्स को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर वो आ गए हैं। लेकिन इन्वेस्टर को 3 साल के रिटर्न देखने होते हैं पिछले कि कहाँ अच्छे बन रहे हैं, वहीं जाएंगे। तो ये पूरा निफ्टी 100 को के आगे अगर हम चलें 400 कंपनीज में, तो पूरा स्पेस बहुत ओवर हीटेड है। करीब 40 से 45 टाइम्स अर्निंग्स का एक ब्रॉडर एवरेज बन रहा है इस सेक्टर, इस स्पेस में, जो कि प्योरली फंड फ्लो के रिजल्ट पर है। ये हिस्टोरिकली कभी नहीं रहा। तो मैं अगर एग्जांपल दूं तो 2007 के पीक पे 20x प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स थे द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस के, और 2017 में एक और पीक आया था, उसमें 28 टाइम्स मल्टीपल थे। अभी 45-46% तक का एवरेज मल्टीपल चल रहा है, पी मल्टीपल। तो दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और ये इसीलिए है बिकॉज ज्यादा मनी इसको चेज कर रहा है। उसमें कोई मैजिक बुलेट नहीं है, आप ज्यादा मनी चेज करता है स्टॉक्स को तो वो बढ़ते हैं, और इन कंपनीज में फ्री फ्लोट भी कम होता है। तो ये क्वेश्चन है लक्ष्मण जी के इनमें लॉटरियां नहीं है। लॉटरियां फंड मैनेजर्स को, एक्सपर्ट्स को कुछ प्राइवेटली पता हो सकती है, लेकिन एट अ फंड लेवल अगर आप इसमें एसआईपी मनी डाल रहे हैं तो इसमें लॉटरियां, मतलब मुझे मुझे तो इसमें खतरा ज्यादा लगता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर ग्लोबली, ये ग्लोबल ट्रेंड से एकदम उल्टा है। ग्लोबली पूरा पैसा जो है वो लार्ज कैप में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इवन यूएस में देखिए तो एसआईपी मनी, इट्स नॉट एसआईपी एग्जैक्टली, बट अगर सिस्टमैटिक मनी होता है तो वो S&P 500 में जाता है, जिसका 40% कैपिटलाइजेशन टॉप 10 कंपनीज के थ्रू ड्रिवन होता है। इंडिया में इज द ओनली एग्जाम्पल जहां पे एकदम उलट सीन चल रहा है, विच इज पूरा फ्लो जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट हो गया है, जहां पे वैल्यूएशन का खतरा हमेशा ही बना रहता है, और इकोनॉमी की सिक्लिकलिटी का भी खतरा बना रहता है। तो ये क्वेश्चन आप कहना है, क्या ये और किसी देश में नहीं होता है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे जा रहे हैं तो सिर्फ पैसे जा रहे हैं, इसको आप चेज मत करिए क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है, ऐसा? एक वैल्यूएशन सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अगर वैल्यूएशन इतने हैं, एवरेज एवरेज अगर 40 के ऊपर, 45 के ऊपर पीई चलता है, तो उस सेक्टर से बचना बेहतर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता, और कोई ना कोई आके आपको बेचता रहेगा। इसमें समझ नहीं आएगा, तभी वो पिछले 2 साल से जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं रिटर्न नहीं बन रहे हैं। लेकिन जहां वैल्यू दिख रही है और जहां लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की रही है उसको देखें। देखिए 30 साल की हिस्ट्री, 35 साल की हिस्ट्री देखिए, 5 साल की हिस्ट्री देख के मत लगाइए। तो वो एक, अब उसमें नजरिया है लोगों का, लोग कहते हैं कि नहीं अब तो इट्स अ न्यू इंडिया, नया फ्लेवर है, नया ये है सब। ये ऐसा नया कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपको नया लगता है बिकॉज आपने रिसेंटली अगर एंट्री, आप मतलब नॉट यू बट एनी न्यू इन्वेस्टर, राइट? और इंडिया में 5 में से 4 इन्वेस्टर पिछले 5 साल के अंदर ही आए हैं, 2020 के बाद ही मार्केट में एंट्री की है उन्होंने। तो दिस इंडिकेट्स के मार्केट अभी एमेचरिश है, और वो जो फंड फ्लोज हैं वही डाइवर्ट कर उसको सस्टेन कर रहे हैं। अभी मैं पिछले किसी और प्रोग्राम में था, वहां पर एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि रिटर्न्स देखिए बहुत अच्छा स्मॉल कैप में, अच्छा रिटर्न मिड कैप में। भाई रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ फंड फ्लोज, एंड फंड फ्लोज अगर आएंगे तो आप तो खरीदते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है लक्ष्मण जी। साथ साथ जब मैंने इससे कि एसएमआईडी में अपॉर्चुनिटी है एट अ स्टॉक पिकर्स लेवल, बट जो फंड फ्लोज डाल रहे हैं इनमें वो एक रिस्क है, क्योंकि 70% फ्लो एसएमआईडी स्पेस में जाना ये और किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा है लक्ष्मण जी। दिस इज, यू टॉक ऑफ 20 ग्लोबल लीडिंग कंट्रीज, जहां पे स्टॉक करीब 10 कंट्रीज लगा लीजिए, लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एवरीवेयर द मार्केट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप एंड टॉप 10 कंपनीज। इंडिया इज एंटायरली इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि कई बार छोटी कंपनियां होती हैं, कुछ अच्छा कर रही होती हैं तो उसके ग्रोथ रेट की संभावना ज़्यादा होती है। बड़ी कंपनियां जो है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाती है, तो उस रेट से शायद ग्रोथ ना हो। तो इस वजह से फंड यहाँ पे आ रहा हो। लेकिन आपने जो पॉइंट रेज किया काफ़ी वैलिड है। इस पे दरअसल हम लोग जरा सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, आपकी क्या राय है? चूँकि इन्होंने जो डेटा शेयर किया है और उदाहरण दिया है यूएस के मार्केट का और बाकी मार्केट का, तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, या फिर आपकी कुछ और राय है? नहीं, देखिए डेटा तो अनुराग जी का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उन पूरी रिसर्च से कहते हैं, और मैं सहमत भी हूँ डेटा वो कह रहे हैं। मगर 2 चीज इसमें सामने आती है कि एक चीज है कि
जिस वक्त तक फंड मैनेजर के पास ये पैसा आ रहा है, वो कह रहे थे कि 70-80% फंड मैनेजर हैज टू बाय स्मॉल कैप, सही नहीं है। 65% मिनिमम स्मॉल कैप में रखना चाहिए और बिलो। तो खाली वो 500 स्टॉक 250 टू 500 यूनिवर्स नहीं है, 250 टू 3000 यूनिवर्स है, उसमें वो जाके चुन सकते हैं किस तरह की। तो मैं कहता हूं कि जिस हद तक इन्वेस्टर्स एसआईपी को फंड मैनेजर के हाथ में इन फंडों में दे रहे हैं और उनके पास 35% लार्ज कैप लेने की भी क्षमता है अगर उनके सोच में, क्योंकि ये फंड मैनेजर्स इंटेलिजेंट पीपल है जो एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। मेरा वरी ये नहीं है, मेरा वरी है कि आउटसाइड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स जाके ये छोटी मोटी कंपनियों को मोमेंटम बेसिस पे खरीद रही है, वो बड़ा रिस्क है। बट फंड मैनेजर्स अभी भी अपना दिमाग चलाएंगे, उनको वैल्यूएशन का हक होता है, वो पास्ट रिटर्न्स को देकर कोई स्टॉक को नहीं खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, एसआईपी मनी इनटू म्यूचुअल फंड, बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे ख्याल में वो मैनेज होगा। और द क्वेश्चन ओनली इन दैट केस इज दिस गोइंग टू स्टॉप? बिकॉज ये वर्चुअस साइकिल या विशियस साइकिल में बदल सकता है। अब लिक्विडिटी ने कॉस्ट साहब किया से प्राइस आवाज को। आ नहीं रही है, उनकी आवाज हेलो? म्यूट हो गई, हालांकि बोलते हुए दिख रहे हैं हमें। मैं इनके पास दोबारा लौटूंगा जब ये तकनीकी दिक्कतें सुधर जाएंगी। तब तक अभय अग्रवाल साहब, ये एक बड़ा कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया है अनुराग जी ने कि भाई ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप है जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पैसा वहीं डालना, आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, इसमें जोखिम भी हो सकता है। जोखिम तो हर चीज में मार्केट में, मतलब आप कहें 5 साल में लार्ज कैप्स में वैल्यू स्टॉक्स में पैसे नहीं बने, वो भी जोखिम है। काफी लोग गुस्से कि हम बैंक्स ले लेते हैं, आईटी सर्विसेज कंपनी ले लेते हैं, तो उसमें मुझे लगता है महंगा है, क्योंकि 1% का ग्रोथ है, 1% का भी ग्रोथ नहीं है। कांस्टेंट करेंसी में टीसीएस का जो रिजल्ट आया 0.5% ग्रोथ है। अब आप 0.5% की ग्रोथ लेके आप बड़े खुश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ले लो, वैल्यू प्ले है, एक टाइम पे 40 टाइम पे ट्रेड होता था, अब 20 पे है। मुझे लगता है 20 पे भी महंगा है, क्योंकि उसका प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो में देखूं तो वो तो 40 पे है। और अगर मैं 40 टाइम के पी पे कोई स्टॉक ले रहा हूं जो अभी एक इमर्जिंग कंपनी है, जो कि 20% ग्रोथ गाइड कर रही है, या मैं कह सकता हूं कि 20% ग्रो करेगा, तो उसका पीजी ग्रोथ तो सिर्फ 2 टाइम का है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जो मैंने कहा नीरज, सॉरी लक्ष्मण जी, की मार्केट रिवॉर्ड करता है ग्रोथ को, सस्टेनेबल ग्रोथ को। क्यों स्पेसएक्स की लिस्टिंग हुई $2 ट्रिलियन पे? वो इसलिए हुई क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि वो एक क्लियर ग्लोबल लीडर है जो 95% स्पेस इकोनॉमी कंट्रोल करता है। और अगर इस कंपनी को अब लार्ज कैप इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, तो वो लेट एंट्रेंट्स होते हैं, वो तो लो रिटर्न ही बनाते हैं, तो उनका तो काम ही है लो रिस्क लो रिटर्न बनाने का। तो चर्चा ये है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप सेफ्टी में फोकस कर रहे हैं, तो आप सिंगल डिजिट रिटर्न से खुश हैं, तो फिर आप जरूर लार्ज कैप पे रहिए। मेरा यह मानना है कि जो इन्वेस्टर्स जो जैसी हमारी प्रोफाइल है फंड मैनेजर्स कि हम ढूंढते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स जो मिड और स्मॉल कैप्स में है। तो ये कहना कि सिर्फ लार्ज कैप्स लें या सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप, वो भी गलत है। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, क्या प्रोफाइल है, किस रिस्क रिटर्न कर्व पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो और कमिंग टू इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया यूनिक मार्केट है। आप इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे मार्केट से, क्योंकि यूएस एक $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मार्केट है, तो मार्केट कैप का, उससे इंडिया जो कि 5 पे है, हम वहां पे हैं जब यूएस शायद 30 साल पहले था। तो मार्केट्स अगेन उन्हीं कंपनीज को रिवॉर्ड करेगा इंडिया में जो ग्रोथ पे फोकस्ड है। पर जो इन्वेस्टर्स सिर्फ लार्ज कैप देख के सेफ्टी देखना चाहते हैं और अपना 5-8% साल का रिटर्न बनाना चाहते हैं, श्योर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, कोई कमी नहीं है। तो रियली डिपेंड्स कि आप किस सेक्टर पे क्या रिटर्न क्या रिस्क लेना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, अनुराग जी कुछ जोड़ेंगे इसमें? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, कॉन्टेक्स्ट वही होता है। देखिए, जैसे स्पेसएक्स का एग्जांपल ले, तो चाहे वो 1.7 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन की लिस्टिंग थी, लेकिन उसका सिर्फ 80 बिलियन का 85 बिलियन का ही स्टॉक मार्केट में रिलीज हुआ, तो फ्री फ्लोट वाज लेस देन 4%, और उसमें भी आधा स्टॉक जो है वो लॉक्ड था। तो सिर्फ 30-35 बिलियन $40 बिलियन की स्टॉक पे ही ट्रेडिंग हो रही है पूरी 1.7 ट्रिलियन के वैल्यूएशन की। तो और जब वो पूरा खुलेगा
तब समझ में आएगा ना कि स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप एक कंपनी का 97% स्टॉक आप ब्लॉक कर लीजिए और 3% को ट्रेडिंग कराइए, तो फिर प्राइस कहाँ होगा? फिर तो स्कैर्सिटी हो जाएगी ना, और इन्वेस्टर्स चेस करेंगे, स्टॉक में सेलर्स ही नहीं होंगे, तो प्राइस सस्टेन कर जाएगा। देखिए, यही सब कुछ खेल जो हैं वो ये खेल जो हैं वो एसएमआईडी स्पेस में रिस्की होते हैं। इंडिया में जो फ्री फ्लोट है, जैसे आप एसएमआईडी स्पेस में जाते हैं, फ्री फ्लोट और कम हो जाता है। एक तो ओवरऑल ही फ्री फ्लोट जो है मार्केट का अबाउट 50% तो प्रोमोटर हेल्ड ही है मार्केट लेवल पर। लेकिन अगर द मोमेंट आप टॉप 100 स्टॉक्स के नीचे जाइए तो ये रिस्की हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे, मैं बिना कंपनी का नाम लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जब आईपीओ किया 2021 में तो 3-4% का ही फ्लोट रिलीज किया और प्राइस को सस्टेन करा के कुछ तो कंपनीज डूब गई, लेकिन उनमें से एक रही जो कि चलती रही। और उसके बाद धीरे 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 अब 50% माल उन्होंने इन्वेस्टर्स को टिका दिया है, इतने महंगे प्राइस पे कि उसका ग्लोबली कोई सानी नहीं है। वो आप ही का पैसा है, आप ही लोग उस पे लगे हुए हैं कि इस पे रिटर्न बन जाएंगे, नहीं बनने वाले हैं। तो मतलब ये थोड़ा समझना होगा। इसमें मार्केट में बहुत सारे खेल चल रहे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। तो रिटेल को और पैसा, लेकिन रिटेल से ही आ रहा है, तो आपका ही वो है, आप इसको जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। एक छोटा सा पॉइंट है जो सुनील जी के पॉइंट को मैं काउंटर कर रहा था। देखिए, फंड मैनेजमेंट बिजनेस जो है वो रिलेटिव रिटर्न के बिजनेस में है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न बिजनेस में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देयर फंड मैनेजर्स विल नॉट टेल यू कि हम आपको 10-12% हर साल निकाल के देंगे। दे विल से कि हम इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करेंगे। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें 1 साल की परफॉर्मेंस थी फंड्स की, और 1 साल की परफॉर्मेंस मोस्टली नेगेटिव थी। एक फंड, 2 फंड थे जिनके 3-4% के रिटर्न थे। तो फंड मैनेजर ने बड़ा खुश होकर कहा कि देखिए, चलो हमने सबको आउट परफॉर्म किया, चाहे वो 5% रिटर्न आए। तो ये रिलेटिव बिजनेस है। अगर इंडेक्स डूबेगा तो फंड मैनेजर्स कहेंगे देखिए इंडेक्स ही डूब गया, हम क्या करें। तो ये सब समझने की जरूरत है इन अ मार्केट विच इज वेरी लो फ्री फ्लोट और कंट्रोल्ड, कैपिटल कंट्रोल, जहां कैपिटल बाहर भी नहीं जा सकती है। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना है, आप ही के पैसे से खेल चल रहा है सब, और अगर आपने गलत जगह डाइवर्ट पैसा किया तो हाँ, तो ये मतलब नुकसान आपको ये ही है। क्वेश्चन, लक्ष्मण जी, हम तो हैं अभी 2-3 साल में ये सब अनफोल्ड होगा। यही बात है, मैं 2 साल पहले जब मैं कह रहा था तो तब तो 2024 तो बहुत ही बुलिश टोन था। अब इन्वेस्टर थोड़ा सुनने लगे। ये क्वेश्चन है इसमें मार्केट में जरूर, नहीं, राइट? नहीं तो कोई ना कोई हम तो अपने दर्शकों को सुनाते रहे आपकी बातों का, आपने जो भी बिल्कुल कहा, बिल्कुल मैंने 100%। आपकी बातों को कभी काउंटर नहीं किया। मैंने कहा आपने जो कहा हर किसी का नजरिया जाना चाहिए, और दर्शकों का पैसा होता है, इन्वेस्टर अपने हिसाब से अपने पैसे को तय करते हैं कहाँ लगाना चाहिए, उनके खून पसीने की कमाई होती है। सुनील सरवणन साहब को हमने रोक दिया था बीच में। सुनील सरवणन साहब, अपनी बात पूरी करिए। इस बीच आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट आ भी गया जो अनुराग सिंह साहब ने कहा है। नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट वही मैं अरुण जी आपके पास आ रहा हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ जी, आ रहा है जी, आ रही है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मेरी बात सिंपल सी थी कि मेरा डर एसआईपी ड्रिवन फ्लोज इनटू फंड्स में इतना नहीं है जितना कि आउटसाइड दी फंड मैनेजर जो डायरेक्ट इक्विटीज में जा रहा है पैसा, वो ही आज इस सब मार्केट को पैनिक या ग्रोथ उसको रहा है, और उसके बारे में ही मेरी वरी है, जैसे मैंने पहले में बताया था। पर सेकंड बात यह है कि यह एक विशियस या वर्चुअस साइकिल, जब ये विशियस में बदलने की कोई इंडिकेशन आती है तभी वरी करनी चाहिए। बिकॉज अभी देखिए, इस महीने का भी देखिए एसआईपी बुक पिछले महीने से ज्यादा 1000 करोड़ ज्यादा ही है। तो लोग जितना हद तक एसआईपी में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में देंगे और फंड मैनेजर्स वहां से गिन चुन के स्टॉक्स खरीदते रहेंगे, ये वर्चुअस साइकिल में ही रहेगा। जिस दिन एक बहुत हादसा होता है, और एक हादसा हो गया अभी ईरान वॉर, जिससे ऑयल 120 तक गई, फिर भी मार्केट टूटा नहीं और इनकी हौसला टूटी नहीं। तो मैं कहता हूं कि ये बात ऐसी ही चलती रहेगी। तो इसके ऊपर जो अनुराग जी एक सावधानी दे रहे हैं, तो लोगों के पास चॉइस क्या है? अगर वो अभी क्या लार्ज कैप फंड में एसआईपी डालें या फिर क्या बैंक डिपॉजिट में डालें? इंडिया में चॉइसेस नहीं है। इक्विटी मार्केट इज द ओनली मार्केट जहां पर वो एक फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, उसका रूट यही है। और लार्ज कैप में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है ना, फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है, तो जितना भी पैसा डाले उतना रिटर्न उतना बनेगा नहीं जितना मिड एंड स्मॉल कैप में। अगर इकोनॉमी अच्छी चलती है तो उसका फ्लेवर डायरेक्टली मिड एंड स्मॉल कैप में ही ज्यादा दिखेगा। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है। वही मैं कहने वाला था कि अगर अनुराग जी कह रहे हैं कि अभी मिड एंड स्मॉल कैप में सावधान रहिए, तो क्या करेगा बेचारा इन्वेस्टर?
डायरेक्ट मार्केट में मिड स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड को भी नहीं देना चाहिए, फिर लार्ज कैप में थोड़ी जाके एसआईपी डाल के वो कब पैसा बनाएगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, टैक्टिकली एलोकेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सी बात है। ऐसा करता छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया उस पर अनुराग जी से और अरुण मल्होत्रा साहब से जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बाजार बेफिक्र हो गया। अगर बेफिक्र हो गया तो आपके पास पैसा है तो पैसा कहां लगाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े दिलचस्प मोड़ पे चर्चा पहुंच चुकी थी। दिलचस्प इस मामले में कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं कि स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाएं। अनुराग सिंह साहब का कहना था कि स्मॉल कैप मिड कैप में कई जगहों पे कई सारे रिस्क हैं, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सुनील साहब ने कहा कि पैसा तो वहीं बनेगा जी, लार्ज कैप में पैसा बनेगा नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं, पैसा लगाए तो कहाँ लगाएं। इस पे मैं अनुराग जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अरुण मल्होत्रा साहब को इसमें बीच में ले आता हूँ इस डिबेट में। अरुण मल्होत्रा साहब, आप अपनी राय रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब प्लीज वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला मत बता दीजिए कि इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें। उसमें मैं एक स्टेप पहले दूंगा और ये कहना चाहूंगा कि लास्ट 5-6 सालों में एटलीस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क एपिटाइट बढ़ गया है। अगर आप देखें तो 20 के बाद से इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं, उनका रिस्क एपिटाइट बढ़ गया है। तो स्मॉल मिड कैप में नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना, काफी बढ़ गए, जेनजी इन्वेस्टर्स आए। हाँ, इन्वेस्टर्स आए हैं, बट उन्होंने पैसा भी बनाया स्मॉल मिड कैप में, इसीलिए उनका रिस्क एपिटाइट बढ़ गया है। और रिस्क और देखिए स्मॉल कैप, अनुराग जी से मैं सहमत हूं, स्मॉल कैप हमेशा रिस्कियर बेट रहता ही है, क्योंकि स्मॉल कैप है। अगर आप देखें हिस्टोरिकल स्टडीज, इसमें बहुत सारी स्टडीज करी है, पीएचडी ने रिसर्च करी है, वो हमेशा एक रिस्कियर सेगमेंट है, बट वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट, अल्फा क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। तो वो एक फैक्टर इन्वेस्टिंग में अगर आप देखें ना, स्मॉल कैप विल ओवर अ लॉन्गर टर्म, ओवर साइकिल विल आउट परफॉर्म लॉन्गर टर्म। बाकी लार्ज कैप में ट्रेड ऑफ है, आपको जैसा अभय जी ने कहा 4% ग्रोथ, कई जगह तो नेगेटिव ग्रोथ वर्सेस 15 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम देना है, ये आपकी चॉइस है, बट रिटर्न नहीं बनेगा। अगर आप निफ्टी में ले लें कंज्यूमर कंपनीज, आईटी कंपनीज, लास्ट 5-6 साल, इवन टोबैको कंपनी, रिटर्न्स आर नेगेटिव। तो अब क्या नेगेटिव रिटर्न से अगर आप खुश हो रहे हैं तो मुझे लगता है, देखिए वो रिस्क है एक्चुअली। अगर आप भाई साहब नेगेटिव रिटर्न से खुश नहीं होगा, आपके क्लाइंट भी नेगेटिव रिटर्न से खुश नहीं होंगे। कौन चाहेगा नेगेटिव रिटर्न देना? 2 पैसा डूब जाए लेकिन 4 पैसा बन जाए, हर कोई यही सोचता है। अभय अग्रवाल साहब, आप भी अपनी राय रखिए, फिर मैं जाता हूं अनुराग जी के पास। नहीं, जो अरुण जी ने कहा वो एकदम ठीक बात है। देखिए, अब इन्वेस्टर्स मार्केट में क्यों आते हैं? पैसा बनाने के लिए आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपना पूरा 100% पूंजी मार्केट में लगा देते हैं, वो भी समझदार है। आई थिंक हमको ये जो बेसिक डिस्कशन का जो हमारा एक assumption है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता, जेंजी वाले उनको कुछ नहीं आता, हम बहुत समझदार हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये तो मैंने कभी कहा नहीं, तो मैं कहता हूं बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं। जब मैंने मार्केट में एंट्री करी थी 93 में, 94 में, तब मुझे लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता है कंपेयर टू जो अब इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। और उनके साथ मैं मिलता हूँ, यंग इन्वेस्टर्स हैं 25-30 इयर्स के एज के ग्रुप में, अपना पूरा रिसर्च करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, क्योंकि डेटा भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग उनकी स्मॉल और मिड कैप के लिए इसलिए है क्योंकि एक तो वो कॉन्फिडेंस है उन्हें कि हमने देखा समझा हम क्या बेट ले रहे हैं, और एक कन्विक्शन के साथ लेते हैं। मुझे चर्न भी नहीं लगता कि इतना कि कुछ ज्यादा है मार्केट्स में। ऑब्वियसली इतना बड़ा मार्केट है लक्ष्मण जी, कुछ ना कुछ ऐसे प्लेस होते रहते हैं मार्केट में जिससे हम कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। पर मैं कहूंगा आप उनको छोड़ें तो भी रिस्क क्या है इन्वेस्टर के लिए? रिस्क, 2 रिस्क हैं, 2 खतरे जो इससे आपने चर्चा की शुरुआत की थी। क्या खतरा है इन्वेस्टर? ये 2 खतरे। एक तो आप इस मार्केट में अंडर एलोकेटेड है, कि आपने पूरा कमिटमेंट जो आपको एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे रिस्क से डर रहे हैं। दूसरा खतरा उस खतरे के अंदर ये है कि आप अगर एलोकेटेड भी हैं तो आप किस चीज में एलोकेटेड है। अगर आपके पास बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं तो फिर वही सिंगल डिजिट रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप का बेस्ट केस वही है, क्योंकि लार्ज कैप यूनिवर्स आप इंडिया में देखें स्ट्रगल कर रहा है ग्रोथ के लिए। अनुराग जी ने कहा आईटी सर्विसेज, लार्ज बैंक्स,
कुछ ऑटो कंपनीज भी मैं कहूंगा, फिर उसके अलावा एफएमसीजी है, वो इतना महंगा है, रिटर्न भी नहीं है, 2-3% का वॉल्यूम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ग्रोथ कहाँ है? जो नीचे के लेवल में ग्रोथ है, तो ये कहना कि सिर्फ वो महंगा है पी मल्टीपल पे, वो तो एक ही स्टोरी है ना, फिर आप पूरी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आप ग्रोथ कहाँ उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? तो मेरा यही मानना है, और जो मैंने देखा है और मेरी एक्सपीरियंस की, अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है। इन्वेस्टर्स को थोड़ा समय देके रिसर्च करके देखना पड़ेगा, पर हैं 400-500 कंपनीज हैं ऐसी जिनमें से आप अपना खुद का 20 स्टॉक्स का 15-20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के और उसको ट्रैक कर सकते हैं। अनुराग जी, अब सारे तीर आपके तरफ हैं। देखिए एक वो है कि एक शेर है कि हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। यहाँ पहले वाला लागू होता है, खतरे का अंदाजा है लेकिन दरवाजा नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ सुनील पे जी ने कहा लगाए, तो कहाँ लगाए पैसा? नहीं, मेरे ख्याल से खतरे का अंदाजा नहीं है, वो चल रहा है। देखिए क्या हुआ 2020 के बाद में, जहां 4 से 5 इन्वेस्टर आए, 5 साल का रिटर्न बता रहा हूं, 2020 से 25 के बीच में निफ्टी 50 का आया 15%, निफ्टी 150 का आया 28%, निफ्टी 250 स्मॉल कैप का आया 28%। अब इन्वेस्टर 70% मनी मिड और स्मॉल में ही डाल रहे हैं। समझदारी नहीं है, जस्ट वही कर रहे हैं जो हर बार इन्वेस्टर करता है कि पिछला रिटर्न देखा और वहां डाल दिया सब पैसा। इसमें कोई इन्वेस्टर का कोई रिस्क एपिटाइट नहीं बढ़ गया है, उसका बस वही रिटर्न चेजिंग बढ़ गया है, जो कि होता है हमेशा, राइट। अब वो एवरेज हो रहा है, 6 साल का कैगर देखे तो वो 28 से 22 पर आ गया है। 1 साल और स्टेबल हो जाए तो वो 18 पर आ जाएगा। हर बार वही इन्वेस्टर करता है कि चढ़ात में कूदता है और फिर धीरे धीरे उसको एवरेज कर लेता है। कुल मिलाकर के एक और सुनील जी का जो आंसर था कि ऑप्शन, ये मैं बहुत सुनता हूं, मैं जब भी कहता हूं लोग अरे और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन क्या है, जो भी ये पूछता है वो ये अज्यूम कर चुका है कि नहीं, मरे गिरे भी 10 से 12% तो मार्केट में निकल ही आएगा। अगर ऐसा मानना है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे तब आपको अपने आप ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो ऑप्शन क्या है, मतलब ये नहीं कि आप कूद जाए, सब कूद रहे हैं तो और ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तो दिखेगा ना। अभी जब नेगेटिव आए तो दिखा लोगों को ऑप्शन कि भाई नहीं नहीं नहीं, प्लीज कैश बचाना भी ऑप्शन है, एफडी भी ऑप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शंस चलेंगे और मेरे ख्याल है मार्केट बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले 2 साल इज अ इंडिकेशन। अब 2 सेगमेंट बन गए मार्केट में, एक वाकई में कॉशियस हुआ है थोड़ा सेगमेंट, लेकिन 80% अब कहने लगा है कि ये थोड़ा बस एक ठहराव है, वापस चलेंगे हम। मेरा ख्याल है इसमें ठहराव थोड़ा सा और लंबा भी जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे नए इन्वेस्टर आते हैं, 4-5 साल का बुल रन आता है तो वो 2 साल में सेटल नहीं होता है, वो और 3-4 साल चलता है सेटलमेंट फेज। यही हिस्ट्री रही है, ये 2008 के बाद में भी थी और 17 के बाद में भी थी। तो आई एम श्योर विल सी, हम फाइंड आउट करेंगे क्विकली, लेकिन उस बारे में कुछ और नई बातें हैं वो भी करेंगे अगली बार में, बट यू हैव टू बी, हर बार जहां पे रिटर्न बन रहा है वहां पे कूद जाना, मतलब अगर यही इन्वेस्टिंग है तो फिर तो बहुत ही आसान है खेल, फिर तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। बट ऐसे काम नहीं करता लक्ष्मण जी, मुझे लगता है। सुनील जी, जवाब दीजिए। एक मैंने देखा, एक वैल्यूएशन के गुरु है, अनुराग जी भी जानते हैं उन्हें, दामोदरन, जिनका कहना था कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर एट गन पॉइंट फोर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे फॉरेन करेंसी सिचुएशन के कारण जो भी $8 बिलियन का लिमिट था म्यूचुअल फंड को बाहर डालने का, वो अभी बंद हो गया है। एलआरएस स्कीम है जो बाहर डाल सकते हैं, मगर इन्वेस्टर्स को यही बात है ना, बाहर वाले यही देख रहे हैं कि इंडियन पैसा इंडिया में ही 95% जा रहा है, तो इसलिए मार्केट भी अपनी एक जो कहते हैं ना विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल, उसी पे चल रहा है। अभी इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिटेल निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी डाल रहे हैं, अभी 2 साल में उनको रिटर्न नहीं बना है, फिर भी एसआईपी के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं कि एक दिन जब भयंकर करेक्शन आएगा तभी ये सब वर्चुअल से विशुअल साइकिल में बदलेगा, जब तक ये चलती गाड़ी चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल में अब जाके उनको कहना कि भैया ये चलती गाड़ी रुकने वाली है, अब जाके कुछ और कहो, ये मैसेजिंग करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो, हम बेटर उनके पैसे लेकर उसको बेटर मैनेज करें, यानी कि स्मॉल कैप फंड में 30% लार्ज कैप ले,
मिड कैप फंड में भी आप लार्ज कैप ले। तो फंड मैनेजर के हाथ में है ये कैसे बैलेंस करके मैनेज करता है। मेरा डर है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जो डायरेक्टली मार्केट में जाके स्मॉल कैप माइक्रो कैप में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं, उनके पास ग्रोथ एस्टिमेट करके ये वैल्यूएशन, वो मोमेंटम को देखकर निवेश कर रहे हैं। तो उनको ही मैं सलाह दूंगा कि आप एडवाइज्ड फंड मैनेजर के पास जाइए, मैनेज्ड फंड्स में डालिए, डायरेक्टली मत निवेश कीजिए। अगर डायरेक्टली करना है आपको तो वहां पर आप एक निफ्टी ईटीएफ में डाल सकते हैं, विच इज सेफर विद अ लो रिटर्न, एज अ बैलेंस टू योर पोर्टफोलियो। मैं कह रहा हूं एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेनी चाहिए, और उनको भी सेफ्टी, अगर उनको म्यूचुअल फंड पसंद नहीं और डायरेक्टली डालना चाह रहे हैं, ईटीएफ के जरिए एक पूरे इंडेक्स में डालिए। तो बात वही है, ठीक है। अनुराग जी को बाहर देखकर इंडिया का खतरा दिख रहा है। इंडिया में बैठे हुए हम एक जो कहते हैं मेंढक जो कुएं में है उसको कुआं ही दिखता है। हमारे बाहर वाली दुनिया के ऊपर कोई एलन नहीं है कि यूएस मार्केट में ऐसा है, यूरोप मार्केट में ऐसा है। ये इंडियन निवेशकों को कैसे पता? अगर अब हम कुछ सलाह दे रहे हैं ना, तो सलाह इंडियन मार्केट के अंदर देना चाहिए। अब कहना कि अगले साल में इक्विटी नेगेटिव रिटर्न देगा तो बैंक एफडी में डालिए, ये भी सही नहीं रहेगा ना, बिकॉज एक साल में नेगेटिव हुआ कि नो गारंटी कि नेक्स्ट ईयर भी नेगेटिव होगा। तो मैं कह रहा हूं कि बैलेंस्ड अप्रोच और एक मैनेज्ड फंड मैनेजर के पास पैसा देना, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, वो जो भी है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी सेबी ने दिया है। मल्टी कैप एक सेगमेंट है जहां मिनिमम 25% स्मॉल कैप, 25 मिड कैप, 25 लार्ज और 25 कहीं पे भी। तो मल्टी कैप फंड में दीजिए जहां पर एक बैलेंस हो सकता है, मगर अल्टीमेटली ग्रोथ आपको लार्ज कैप से नहीं आएगा। तो लार्ज कैप से ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ आपको मिड कैप से आएगा, ग्रोथ स्मॉल कैप से आएगा, लेकिन खुद डायरेक्ट मत करिए। अनुराग जी को जोड़ना चाहते हैं जल्दी से, समय खत्म। देखिए छोटी सी बात यही है कि अगर लार्ज कैप से ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमी का ग्रोथ कहां से आएगा? ये तो फिर बात नहीं बनी ना। एक देश की ग्रोथ ही तो फिर इकोनॉमी की ग्रोथ तो लार्ज कैप से ही ड्रिवन होगी ना। हमारे इकोनॉमी का बैकबोन एमएसएमई भी तो है। सुनील जी, नहीं, मैं कह रहा हूं कि लार्ज कैप कैन ग्रो ओनली एट नॉमिनल जीडीपी प्लस 1 or 2%. So which large cap can go better than that? India का nominal GDP will be only around 10 to 11. So large cap can go only 12 to 13. So that is what I'm saying. But that's what I'm saying कि अगर 12-13 से संतुष्ट है, इन्वेस्टर का माइंडसेट को बदलने, करेक्ट, संतुष्ट रहे 12 to 13, मगर एक बैलेंस अप्रोच ले और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बैलेंस अप्रोच ले। हाँ, अभय अग्रवाल साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, मैं ये बस एक कहना चाहता था कि मेरे को शायद पहले कहनी चाहिए थी ये बात, कि जो लार्ज कैप्स की हम बात कर रहे हैं, ये लार्ज कैप ही जाके लिस्ट नहीं हो गए थे ना। ये जब ये माइक्रो कैप थे, स्मॉल कैप थे, फिर मिड कैप बने, फिर लार्ज कैप बने। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, उसको करो कि जो अभी स्मॉल कैप है, फिर मिड कैप बनेगा, फिर लार्ज कैप बनेगा, फिर निफ्टी में जाएगा। तो आप पूरी जर्नी खेलो ना। आप क्यों एक लार्ज कैप जो बन गया उसी में घुसने की कोशिश कर रहे हो? तो रिटर्न कहाँ बनेगा जब ये जर्नी आप पूरी खेलेंगे? तो उतनी इंटेलिजेंस इन्वेस्टर को रखनी पड़ेगी ना कि आप उसमें, और इंडिया एक यूनिक मार्केट है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी सबको, तो अब जो उसका फायदा उठा ले, जो नहीं उठाना चाहता उसकी नहीं, ये बड़ा ही गहन विश्लेषण मांगता है, काफी डिटेल चर्चा मांगती है। हम लोग कहीं मौका मिलेगा तो अगले एपिसोड में हम लोग इसी पे खास तौर से चर्चा करेंगे, आप लोगों को ही बुलाएंगे ताकि आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर के आए और दर्शकों को बिल्कुल बैलेंस एक व्यू दिया जाए। लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जोड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।